हम लोग पिछले क्लास में जस्ट इंट्रोडक्टरी बात कर रहे थे। हमने कहा था कि बेसिकली केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। मतलब केमिस्ट्री जो है वो केमिकल का मतलब मैटर का, पदार्थ के बारे में स्टडी होता है हमारा केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री वो ब्रांच है हमारे साइंस का जिसमें हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं मैटर के जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, मैटर का कंपोजिशन कैसा है, मैटर का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इनके बारे में जहां हम स्टडी करते थे वही केमिस्ट्री होता था। तो बात जब शुरुआत हुई हमने कहा कि केमिस्ट्री में बेसिकली हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ये मैटर कौन होंगे, तो इसको हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम बताए थे कि बेसिकली मैटर हमारे कौन होते हैं, तो जिनके पास अपना मास होता है और स्पेस एक्वायर करने की क्षमता होती है। पदार्थ वो होते हैं जिनका अपना द्रव्यमान होता है और जो जगह छेद सकते हैं। क्लियर है बात? जबकि मैटर को हमने कहा क्लासिफाई किया था। ये सब बेसिक बातें चाहे जो 8, 9, 10 में भी हल्का फुल्का पढ़े हो तुम लोग, उसी बात को थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर रहे थे। लास्टली प्रीवियस क्लास में हम जाते वक्त डिस्कस किए थे कि मैटर का मेनली 3 स्टेट होता है। उसके चेंज ऑफ स्टेट के अनुसार से, मतलब किस किस स्टेट में वो लाई कर रहा है, उसके अनुसार से मैटर को हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया: सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 स्टेट हो गया मैटर का, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और 2 स्पेशल स्टेट अलग से ऐड हुआ और वो स्टेट था प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इनके बारे में डिटेल में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है बात? अब बात आता है दूसरा बात, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन। मतलब कंपोजिशन के अनुसार से, रासायनिक बनावट के अनुसार से मैटर हमारा कितने तरह का होगा, तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मतलब 2 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एक चेंज ऑफ स्टेट के अनुसार से, मतलब फिजिकल बिहेवियर के अनुसार से हमने डिवाइड किया बाहर से देख के, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। तो रासायनिक बनावट के बारे में जब हम पढ़ने जाएंगे तो उसके लिए एक टर्म हमारे पास आएगा। एक मैटर के केमिकल कंपोजिशन को, रासायनिक बनावट के बारे में आइडिया देने का काम किया कौन? एक साइंटिस्ट था, डाल्टन। डाल्टन एक थ्योरी दिया था जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन बोला था अभी तक जो भी क्लासिफिकेशन देखे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये सब कहां से था? बाहर से देख के। देख लिए कलम में क्या है, इसका शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, मतलब कौन सी है? ये सॉलिड है, नहीं ना कहते हैं। देख के बता रहे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। लेकिन कंपोजिशन एक बने हुए किस चीज के हैं, इसका आइडिया जो था उसका शुरुआत किया कौन? डाल्टन ने इस बात की शुरुआत करी। और डाल्टन ने बोला कि जितने भी मैटर हमारे आसपास होते हैं, जो भी सब्सटेंस हमारे आसपास हैं, वो सबसे छोटे पार्टिकल के बने हुए हैं, जिन पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। क्लियर है? तो चलो थोड़ा सा पहले उसकी बात करते हैं, फिर हम लोग केमिकल कंपोजिशन के अनुसार से क्लासिफाई करेंगे। हेडिंग डाल देंगे थोड़ा सा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये हिंदी में 9th में सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहीं देखा होगा, सब डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में इसको। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार से, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्या थ्योरी ये बोलता है, इसमें अगर हम गौर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू
according to this theory all matter is made up of a smallest particle called it atom। ये एक्चुअली इस वर्ड को, एटम वर्ड को लाए कहां से, तो एक टर्म था, एक लैटिन वर्ड है एटमॉस, ठीक है। ये जो वर्ड है एटम वर्ड जो है, ये एटम वर्ड एटम is derived from a Latin word atmos। एटमॉस जिसका मतलब होता है मीन्स अनडिविजिबल, अनडिविजिबल, कभी भी विभाजित नहीं होने वाला, ठीक है। मतलब ये बात लाए कहां से, मैटर जो बात इन्होंने कहा कि हमारे आसपास जो भी दिखता है, वो बेंच है, डेस्क है, पेन है, कलम है, कॉपी है, कुछ भी है, जो भी मैटर हमारे आसपास दिख रहा है वो मैटर सबसे छोटे पार्टिकल का बना हुआ है, और उस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। समझ में आ रहा है? इनका कहना था कि ये एटम इतने छोटे होते हैं, ये इस वर्ड से तुमको क्लियर हो रहा है क्यों इस वर्ड को लिए, सबसे छोटा कण एटम होगा, इनका मतलब ये। तो सबसे छोटा के लिए नाम लाए एटम का है, क्योंकि सबसे छोटा जो होगा वो कभी टूटेगा, जो सबसे छोटा होगा वो कभी टूटेगा नहीं। इसी कारण से इसी एटमॉस वर्ड से इन्होंने क्या किया, एटम वर्ड को ओरिजिनेट किया। मतलब इस वर्ड का मतलब हो गया कभी भी विभाजित नहीं होने वाला। समझ में आ रहा बात? तो इन्होंने कहा ये बात थोड़ी सी हमने डिस्कस कर दी इस बात को। दूसरा, तो इन्होंने कहा कि क्योंकि ये एटम इतने छोटे होते हैं कि इनको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब दिस एटम्स आर सो मच स्मॉल दे कैन नॉट बी ब्रोकन, इनको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसको लिख लेके, सिंस एटम्स आर सो मच स्मॉल they cannot be broken, एटम को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। इसका मतलब था, इन्होंने कहा एटम कैन नॉट बी ब्रोकन, इसका मतलब था एटम्स को ना तो बना सकते हैं ना ही उसको बर्बाद कर सकते हैं। दैट इज एटम्स neither be created nor be destroyed। एटम को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको बर्बाद कर सकते हैं। हाँ, केमिकल रिएक्शन के समय उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इनको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको बर्बाद किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटे कण है। समझ में आ रहा बात? कर लेंगे पहले इस बात, दो बात क्लियर हो गया सबको। पहला बात क्या रहा इनका, पहला पॉइंट क्या रहा
कि मैटर का सबसे छोटा कण जो है वो एटम है। हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस दिखते हैं उनका सबसे छोटा कण हमारा एटम है। क्योंकि ये इतने छोटे हैं, इनको कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता है। मतलब एटम को ना तो हम बना सकते हैं ना इसको बिगाड़ सकते हैं। हाँ, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जब वो केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उसकी बातें करेंगे। एक एलिमेंट, इन्होंने कहा कि एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट अगर हमारे पास है तो एक एलिमेंट एक ही तरह के एटम्स का बना होगा। मतलब इनका कहना था सेम एलिमेंट contains same kind of atom while different element contains different kind of atoms। कहने का मतलब हुआ जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट, तो हाइड्रोजन एलिमेंट किसका बना होगा? हाइड्रोजन एटम का। क्लोरीन एलिमेंट किसका बना होगा? क्लोरीन एटम का। अब हाइड्रोजन एलिमेंट कभी भी क्लोरीन का फॉर्मेशन करेगा नहीं। ये चीज इन्होंने कहा कि एक एलिमेंट जो है सेम एलिमेंट contains same element contains same kind of atom while different element contains different kind of atom। Same element contains same kind of atom while different element contains different kind of atom। मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन एटम का बना होगा, क्लोरीन एलिमेंट क्लोरीन एटम का बना होगा। जो जैसे एटम्स होंगे वो उस तरह के एलिमेंट से वो बने होंगे। क्लियर है बात? एग्जाम्पल के लिए हमने कहा हाइड्रोजन एलिमेंट is made up of हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एलिमेंट is made up of क्लोरीन एटम। जो जैसा एलिमेंट होगा वैसा एटम उसके पास होगा। हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन एटम कंटेन करेगा। क्लोरीन एलिमेंट अगर है तो वो क्लोरीन एलिमेंट अगर हम लेके चलेंगे तो क्लोरीन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ क्लोरीन एटम। सेम एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम का बना होगा। ये बात समझ में आ गया? एक बार फाइनली फिर से रिकॉल कर दें। डाल्टन क्या बोला? एटम मैटर का सबसे छोटा कण है। ये इतने छोटे होंगे कि इनको कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये एक एलिमेंट एक ही तरह के एटम का बना होगा। मतलब सेम एलिमेंट सेम कंटेन करेगा एटम, जबकि डिफरेंट एलिमेंट जो होगा वो डिफरेंट एटम कंटेन करेगा। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? चलो अब बात आता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इसमें। अब देखो यहां तक लिख लिया सब लोग। चलो अब गौर करो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, इन्होंने कहा कि एक एलिमेंट जो है, क्योंकि एक एलिमेंट एक ही तरह के एटम का बना हुआ है, सेम एलिमेंट सेम एटम कंटेन कर रहा है, तो एक एलिमेंट जब एक ही तरह के एटम्स का बना होगा, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन एटम का बना हुआ है, तो जितने भी हाइड्रोजन एटम होंगे जो उस हाइड्रोजन एलिमेंट का फॉर्मेशन करेंगे वो हर रिस्पेक्ट में एक दूसरे के बराबर होगा। इन्होंने कहा कि एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ, इनका कहना था कि एक एलिमेंट जो है, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ
made up of only one kind of atom, only one kind of atom, and these atoms are completely identical to each other, completely identical to each other in all respect. That is, ये जनरली ऐसे आई डॉट ई लिखा रहे तो इसका मतलब समझोगे दैट इज, इसका मतलब होता है इसलिए। क्लियर है? कहीं भी आई डॉट ई लिख दें तो इसको पढ़ोगे क्या? दैट इज। याद रहेगा बात? आई डॉट ई कहीं लिखा है, जैसे यहां भी लिखे थे, देखो कहीं लिखे हैं कैन नॉट बी ब्रोकन, आई डॉट ई का मतलब क्या पढ़ोगे आप? दैट इज, और दैट इज का मतलब होता है इसलिए, इस कारण। क्लियर है बात? तो ये दैट इज अभी से याद रखो कि हम लिख दिए हैं, इसको कहीं साइड में लिख लोगे कि याद रहे। याद है तो अच्छी चीज है, नहीं याद रहे तो साइड में लिख लेना। आई डॉट ई कहीं लिखा रहे तो इसको हम लोग दैट इज बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे, और दैट इज का मतलब होता है इसलिए। दैट इज इन शेप, साइज और इवन इन मास, इवन इन, जो हमारे एक एलिमेंट है वो एक ही तरह के एटम के बने होंगे, और क्योंकि वो एक ही तरह के एटम्स के बने होंगे तो हर रिस्पेक्ट में, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन एटम का। तो अब जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं जो उस हाइड्रोजन एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो हर रिस्पेक्ट में एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि सारे तो एक ही एटम है। क्लियर है बात? इनका कहना था ये जो एटम्स हमारे हैं या एलिमेंट जब एक दूसरे से एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिलते हैं, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। पॉइंट और इन्होंने मेंशन किया, एटम्स और एलिमेंट when combines together and their definite ratio, as a result compound is produced, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जब एटम या एलिमेंट एक दूसरे से एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसका आइडिया भी हमारे पास जो दिए वो डाल्टन ही दिए। डाल्टन का कॉन्सेप्ट एक चीज को और लाने में मदद किया। डाल्टन क्या बोला कि एटम को कभी, एटम क्या है? सबसे छोटा है तो उसको तोड़ सकते हैं, नहीं, उसको बर्बाद नहीं कर सकते, उसको बना नहीं सकते। तो जितना रहेगा पहले उतना ही ना बाद में रहेगा एटम। मान लो किसी रिएक्शन में जितना एटम पहले लोगे उतना ही ना एटम बाद में रहेगा। क्यों? क्योंकि एटम को बर्बाद नहीं कर सकते। समझ आ रही बात? तो यही से एक आइडिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम का भी आइडिया निकल के आया। क्लियर है? मतलब यह थ्योरिया जो हमारे पास आया, दिस theory gives a lays of foundation of theory provides the foundation of laws of conservation of mass or laws of conservation of atom।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम का आइडिया प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ थ्योरीज थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो कि पहली बार छोटे लेवल पे, मैटर के अंदर के लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्सप्लेनेशन देने का क्रेडिट दिया किसको? डाल्टन को। इसके पहले जो भी बातें हो रही थी वो बाहर से देख के हो रही थी। पहली बार मैटर किस चीज का बना हुआ है, उनका कंपोजिशन क्या है, इनका आइडिया देने का क्रेडिट जाता है किसको? डाल्टन को। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बातें जो है मोर और लेस सब हमारी क्लियर हो रही है। पहला, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का। ये इतने छोटे हैं कि इनको कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता है। इट मींस एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक एलिमेंट सेम एटम कंटेन करेगा, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटम कंटेन करेगा। एक एलिमेंट एक ही तरह के एटम्स के बने होंगे, और क्योंकि वो एक ही तरह के एटम्स के बने हुए हैं, इस कारण से हर रिस्पेक्ट में वो एक दूसरे के बराबर होंगे। शेप में, साइज में, मास में जब एक ही तरह का है तो सब कुछ सेम होगा। समझ में आ रहा है? और कंपाउंड का फॉर्मेशन एटम के या एलिमेंट के एक निश्चित अनुपात में मिलने से होता है। और लास्ट पॉइंट इसमें इन्होंने कहा कि जब एटम ही कंजर्व है, एटम बर्बाद नहीं होगा, तो स्वाभाविक है एटम हमेशा रिएक्शन के समय क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। और एटम कंजर्व रहेगा तो उसका मास कंजर्व होगा। एटम और मास कभी भी रिएक्शन के समय चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। यही से आइडिया निकल के आया किसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम का। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यहां पे इनका कुछ ड्रॉबैक्स रहा, इनके कॉन्सेप्ट का कुछ लिमिटेशंस आया। वो लिमिटेशंस क्या था, थोड़ा हम इसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, इन्होंने कहा एटम जो हमारे हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल है। तो क्योंकि इनके समय तक उतना इक्विपमेंट्स, जो डिवाइसेस थे, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स उतने ज्यादा डिस्कवर्ड नहीं थे जो उस लेवल पे सोचा जा सके। तो उस समय तक इनके अनुसार से एटम सबसे छोटा पार्टिकल था। लेकिन जब आगे चल के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, जानते हैं है ना? एटम के अंदर क्या होता है? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है ना। तो एटम के अंदर जब आगे चल के डिस्कवर किया गया, जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो ये बात क्लियर हो गया कि नहीं, एटम के अंदर उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर है? तो एक इनका ड्रॉबैक यहां पे रहा कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसको फंडामेंटल पार्टिकल भी बोलते हैं। दैट इज, या और इसको बोलते हैं और फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, it becomes clear that atom is not the smaller one.
it becomes clear that atom is not the smallest one, and hence it may be divided into सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इस कारण से इनमें इनको तोड़ा जा सकता है। अभी तक ये था कि एटम सबसे छोटा था, इस कारण से उनको तोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन जब आगे चल के डिस्कवरी किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, तो ये क्लियर हो गया कि एटम के अंदर उससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं, और जब एटम के अंदर उससे भी छोटे पार्टिकल होंगे तो एटम को उसमें हम तोड़ सकते हैं। सबसे छोटा था इस कारण नहीं तोड़ पाए। समझ में आ रहा है बातों को? चलो तो पहले इसको भी लिख लेंगे। तो पहला ड्रॉबैक क्लियर हो गया। चलो दूसरा ड्रॉबैक इनका रहा, इन्होंने कहा कि एक एलिमेंट एक ही तरह के एटम्स के बने होंगे, यहां तक सही था, लेकिन इसमें ये एक लाइन बोल दिए कि क्योंकि वो एक ही तरह के एटम का बना हुआ है, इस कारण से वो हर उस रिस्पेक्ट में एक दूसरे के बराबर होगा। ये बात थोड़ी गलत हो गई। कब गलत हुई? जब डिस्कवरी हुई आइसोटोप्स की। किसकी? आइसोटोप्स की। तो एक टर्म आता है आइसोटोप्स, थोड़ा सा पहले हम इस लाइन को समझा दें। आइसोटोप्स, इसको हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं, समस्थानिक। आइसोटोप्स क्या होता है? तो एक कोई भी एक एलिमेंट है जिनका मतलब दो या दो से अधिक एटम, इसको बोलते हैं आइसोटोप। दो या दो से अधिक एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, परमाणु संख्या क्या सेम हो? परमाणु संख्या सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन उनका क्या हो? एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो। तो एटॉमिक मास का मतलब परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के क्या है? आइसोटोप्स है। क्लियर है बात? तो आइसोटोप्स बोलते हैं टू और मोर एटम्स that having same atomic number but different atomic mass, same atomic number but different atomic mass, called isotopes of each other, आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, तुम अगर बात करोगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन ही ले लो। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन H11, H12, H13। ये हो गया प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और यह है ट्राइटियम। तीनों को देखो, एक चीज याद रखोगे, कोई भी एक एलिमेंट है, एक अगर मान लो एक एलिमेंट है, सुनना थोड़ा, एक एलिमेंट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नंबर होता है। एक नीचे जो होता है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, और ऊपर जो होता है उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास होता है। ठीक है, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या।
परमाणु संख्या, जैसे हाइड्रोजन का एक होता है, हीलियम 2, लिथियम 3, ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सब, वही चीज हो गया एटॉमिक नंबर। और ये ऊपर जो हो गया वो हो गया एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान हो गया, एटॉमिक मास या मास नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास हो गया। हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो नंबर होगा, एक एटॉमिक नंबर होगा और एक एटॉमिक मास होगा। तो कहता है कि वैसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, देखो तो इसका नीचे वाला को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो नीचे कितना है 1 1 1, सबका एटॉमिक नंबर कितना है 1 है। क्या डिफर कर रहा है, एटॉमिक मास डिफर कर रहा है। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या सेम है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स है। क्या है, ये एक दूसरे के आइसोटोप्स है। जैसे हमने लिखा C612 एंड C614, ये क्या है, एक दूसरे के क्यों आइसोटोप्स है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। ये Cl1735 एंड Cl1737 ये एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप्स है। क्यों आइसोटोप्स है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। समझ में आया। परमाणु संख्या सेम हो, परमाणु द्रव्यमान डिफरेंट हो, तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोटोप्स होंगे। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है। तो चलो पहले इसको मेंशन कर लो, फिर इनके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं हम। जैसे ही आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो डाल्टन बोला क्या था, एक एलिमेंट एक ही तरह के एटम का बना हुआ है, यहां तक तो ठीक बोले, लेकिन वो बोल दिए क्योंकि वो एक ही तरह के एटम का बना हुआ है तो हर रिस्पेक्ट में एक दूसरे के बराबर होगा ही ना बोले। क्या ये देखो, ये हाइड्रोजन सबका एटॉमिक नंबर सेम है, इस कारण से ये है एक ही तरह के एटम, एक ही एलिमेंट के एटम से, लेकिन क्या ये हर रिस्पेक्ट में बराबर है, ये आइसोटोपिक मासेस में डिफर कर रहे हैं कि नहीं। इनका आइसोटोपिक मास 1 हो गया, इसका 2 हो गया, और ये तो इनके एटॉमिक मासेस सेम नहीं है, मतलब ये आइसोटोपिक मास में डिफर कर सकते हैं। तो ये ड्रॉबैक हो गया किसका, डाल्टन का। तो इस बात को मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ isotopes, it becomes clear that atoms of an element may differ in their isotopic masses, आइसोटोपिक मासेस में वो एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं, में डिफर्स इन देयर आइसोटोपिक मासेस। आइसोटोपिक मास में एक दूसरे से ये डिफर कर सकते हैं। तो दो ड्रॉबैक क्लियर हो गए। पहला, एटम सबसे छोटा नहीं होता, उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा कि हर रिस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट के एटम्स बराबर नहीं हो सकते, आइसोटोपिक मासेस में एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं। लेकिन मोर और लेस ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रहा, कहीं ना कहीं डाल्टन ने साइंटिस्ट का दिमाग एक तरफ ले जाने में मदद किया कि मैटर जो है उसके अंदर उनके कंपोजिशन की तरफ, केमिकल कंपोजिशन की तरफ ले जाने में कहीं ना कहीं मदद किए। कौन, डाल्टन मदद किए। क्लियर है। तो डाल्टन के कॉन्सेप्ट्स के अनुसार से इसको यूज करके आगे चल के क्लासिफाई किया गया फिर मैटर को। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक बनावट के अनुसार से मैटर को दो डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, प्योर मैटर और मिक्सचर। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो, तो बी में ऑन द बेसिस ऑफ, पहला था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब बाहर से देख के हम बच्चे फेज चेंज के अनुसार बात कर रहे थे। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन,
chemical composition matter is classified into टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया इन्होंने। मतलब इनके अनुसार से जो मैटर था ये केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक बनावट के अनुसार से मैटर हमारा जो हो गया वो दो तरह का हो गया। प्योर मैटर एंड मिक्सचर। प्योर मैटर एंड मिक्सचर। प्योर मैटर जो हमारे हैं ये दो तरह के हो गए। एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। जबकि मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर भी हमारा दो तरह का होगा, होमोजेनियस मैटर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्लियर है बात? देखिए ना, तो वन बाय वन हम इनकी बात करने वाले हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे। मैटर को केमिकल कंपोजिशन के अनुसार से हमने दो भाग में क्लासिफाई किया। कौन कौन? प्योर मैटर और मिक्सचर। प्योर मैटर हमारे दो तरह के हो गए, एलिमेंट और कंपाउंड। जबकि हमारे मिक्सचर भी दो तरह के हो गए, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्लियर है बात? तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास आएगी कौन सा? प्योर मैटर। प्योर मैटर किसको बोलते हो? जैसे क्या ये शुद्ध पदार्थ, तो शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या हुआ? तो वैसे मैटर जो एक ही तरह के पार्टिकल्स के बने होंगे। क्या होंगे? एक ही तरह के पार्टिकल के बने होंगे और उनका अपना एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होगा और डिस्टिंक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। अपना एक फिक्स स्ट्रक्चर और फिक्स प्रॉपर्टीज होगा, और उसके साथ साथ वो हमारे जो होंगे वो एक ही तरह के पार्टिकल्स के बने होंगे। समझ में आ रहा है बात? तो चलो पहले डिफाइन कर लेते हैं प्योर सब्सटेंस। वन बाय वन हम सबकी बात कर लेंगे। ये लिख लिया सब लोग? चलो तो पहला हेडिंग डाल देंगे प्योर मैटर। फर्स्ट लिखेंगे प्योर मैटर। प्योर मैटर those kind of substance which is made up of only one kind of particles and having distinct structure and properties। डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज मतलब डिफिनिट अपना एक इनका खुद का डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज होगा और खुद का डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे प्योर मैटर। प्रॉपर्टीज कॉल्ड प्योर मैटर। प्योर मैटर वैसे पदार्थ, शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे? तो ऐसे पदार्थ जो एक ही तरह के पार्टिकल के बने हो और उस पार्टिकल का अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो, उसका अपना एक प्रॉपर्टीज होगा। समझ में आ रहा है? खुद का अपना एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगा, खुद का अपना स्ट्रक्चर होगा और वो एक ही पार्टिकल बार बार रिपीट होकर वो बन रहे हो। क्लियर है बात?
हमारे जो प्योर मैटर होते हैं वो हमारे दो तरह के थे। पहला बात हमारा याद होगा, हमने देखा कि काइंड ऑफ प्योर मैटर, हमने अभी देखा कि प्योर मैटर हमारा कितने तरह का था, दो तरह का था, जिसमें पहला था हमारा एलिमेंट और दूसरा था हमारा कंपाउंड। तो हम वन बाय वन दोनों की बात कर लेते हैं। प्योर मैटर में पहला हो गया हमारा कौन सा, एलिमेंट। तो थोड़ा सा हम एलिमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। देखो कहता है एलिमेंट किसको कहोगे, एलिमेंट अभी पढ़े थे, एलिमेंट किसको कहते हैं, वैसा प्योर मैटर जो एक ही तरह के एटम्स का बना हो। नहीं नहीं बताए थे, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स हो। कह सकते हो कि मैटर जो है एलिमेंट वो सबसे छोटा मैटर है जिसका नेचर में अपना खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। खुद का मतलब अकेला, जैसे हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, एटॉमिक फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लोरीन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में। ये किसके फॉर्म में, Cl। तो ये सबसे छोटा इंटिटीज है जो नेचर में अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, फ्रीली। दे कैन फ्रीली एग्जिस्ट, दे आर सेड टू बी एलिमेंट्स। वो सबसे छोटे पार्टिकल जिनका अपना नेचर में फ्री एग्जिस्टेंस होगा, जो खुद अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, सबसे छोटे इंटिटीज होंगे, छोटे मैटर होंगे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो चलो इस बात को मेंशन कर लेते हैं, लिखेंगे इस बात को। Those kind of pure matter which is made up of only one kind of atoms, only one kind of atoms called element. It should be noted that it should be noted that element is the smallest matter known, the smallest matter known that exists, that having free existence, that having free existence in nature, that having free existence in nature. ये सबसे छोटे नॉन मैटर हैं जिनका नेचर में फ्री एग्जिस्टेंस होगा, ये नेचर में फ्रीली पाए जाएंगे। समझ आ रहा है, जैसे हाइड्रोजन H2, Cl2, O2, N2, ये सब सबसे छोटे एलिमेंट्स हो गए, छोटे पार्टिकल्स हो गए, जिनका नेचर में अपना पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस होगा, ये नेचर में पाए जाएंगे। क्लियर है बात, लिख लेंगे इसको, क्लियर है। अब देखो, तो मैटर का क्लासिफिकेशन हमने दो पार्ट में किया, एक हो गया प्योर मैटर और दूसरा हो गया मिक्सचर। प्योर मैटर में हमारे जो हो गए, प्योर मैटर किसको कहे, तो वैसा सब्सटेंस जो अपना एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी का मतलब क्या समझते हो, उसका मान लो फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट अपना एक फिक्स होगा, किसी के साथ रिएक्ट करने का उसका तरीका अलग होगा, तो वो उसका प्रॉपर्टी अलग होगा, उसका स्ट्रक्चर अपना पर्टिकुलर होगा, और वो एक ही तरह के पार्टिकल्स के बने होंगे, तो उनको बोलेंगे प्योर मैटर। और वो हमारे अलग अलग होंगे, जो हमने देखा ये दो तरह के हो गए, एक एलिमेंट हो गया और एक कंपाउंड हो गया।
एलिमेंट कौन हो गया? जो एक ही तरह के एटम्स के बने होंगे और ये सबसे छोटे पार्टिकल्स होंगे नेचर के, जो कि नेचर में इनका अपना एग्जिस्टेंस होगा। क्लियर है बात? एलिमेंट जो हमारे हैं, अगर हम बात करें तो एलिमेंट को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे काइंड ऑफ एलिमेंट या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हमारे जो एलिमेंट है, बेसिकली एलिमेंट जो हमारा होता है वो तीन तरह का होता है, 3 काइंड। एलिमेंट जो हमारे होते हैं, एलिमेंट हमारे 3 तरह के होते हैं। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। धातु, अधातु और उपधातु, 3 तरह के हो गए। एलिमेंट का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? तत्व। एटम का मतलब हो गया परमाणु, हिंदी में एटम को बोलते हैं परमाणु, एलिमेंट को बोलते हैं तत्व। और ये एलिमेंट भी हमारा 3 गो हो गया, मेटल, ये हो गया धातु, नॉन मेटल अधातु, और ये हो गया मेटलॉइड उपधातु। ठीक है, ये 3 तरह के हो गए, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मतलब एलिमेंट हमारे जो हो गए वो एलिमेंट 3 तरह के हो गए, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में भी जान जाते हैं तो बेटर होगा। तो थोड़ा सा पहले लिख देंगे। अच्छा, मेटल किसको बोलते हैं? मेटल कौन होता है? तो सिंपल मेटल बोलते हैं जो, ये बेसिकली मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में धनी। इलेक्ट्रोनिगेटिव, निगेटिव मतलब कम, घटाना है, तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में गरीब, ऐसे दिमाग में रखना है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मतलब इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में जो गरीब हो उसको इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मतलब इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में जो धनी हो, मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसको बोलेंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तभी ना इलेक्ट्रॉन देता है। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। ये सब बात अभी से दिमाग में रखो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो पहले हेडिंग डाल देगा मेटल। ठीक है, तो देखो हमारे पास पहला लिख लिया सब। देखो मेटल हम किसको बोलेंगे? तो हमने कहा पहला बात क्या बोला, ये क्या होंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। वैसे एलिमेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी होगी, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनके पास क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो चलो पहले मेटल को डिफाइन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। Those element that having free electrons, that is ability to lose इलेक्ट्रॉन readily, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता हो। इन अदर वर्ड, electropositive atoms are said to be metal। सबसे सिंपल बात को कहे
कि वैसे एलिमेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब जिसके पास आसानी से, रीडली का मतलब होता है आसानी से, इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता हो, तो ये छोड़ सकता है। इसका मतलब जो छोड़ सकता है वो कौन है? इन अदर वर्ड, ये अगर हम लोग कहेंगे इन अदर वर्ड, ये हमारे कौन है? दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स। इन अदर वर्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स आर सेड टू बी मेटल्स। क्लियर? सिंपल। वैसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं। क्लियर है? और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे वो हमारे कौन होंगे? मेटल होंगे। क्लियर है? मतलब ये हमारे अगर मेटल होते हैं तो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कटायंस में, इजिली कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग कटायंस, और ये लूज कर जाते हैं, लूजेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की इनके पास क्षमता होती है, ये इनका, इस कारण से इनको हम क्या बोलते हैं? ये मेटल बोलते हैं। तो जितने भी हो गए, अगर जिनके पास इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता होगी, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वो हमारे कौन होंगे? मेटल्स होंगे। पहला बात समझ में आ रहा है? बात जब करोगे इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब मेटल की, तो मेटल के अलावा, मेटल पे अगर बात करो तो मेटल के अंदर क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है, जो मेटल्स को एक दूसरे से टाइटली बांध के रखने में मदद करता है, और इस कारण से ये क्या होते हैं? ये हार्ड हो जाते हैं। क्या होते हैं? ये हार्ड होते हैं। ठीक है? तो ड्यू टू मेटेलिक बॉन्डिंग मेटल्स डेली हमारे क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। इवन अब देखो इनके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है? और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण से क्या होगा कि ये, एक चीज इसके पहले एक चीज समझो, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास कराता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने का दो कारण होगा। अगर कोई सब्सटेंस अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहा है, इसका मतलब है, अगर कोई सब्सटेंस अपने अंदर से वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने में कैपेबल है, इसका मतलब है कि उसके पास दो ही कारण हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने का। एक, या तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? या उनके पास आयंस होंगे, फ्री आयंस। कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्शन दो ही कारण से कर सकता है। करंट का फ्लो किसी सब्सटेंस में दो ही कारण से हो सकता है, चाहे तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो या उसके पास आयंस हो। समझ में आ रहा बात? तो क्योंकि मेटल के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस कारण से मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? तो थोड़ी थोड़ी बातें हम मेंशन करेंगे। यहां तक लिख लिया तुम लोग, इस बात को थोड़ा सा मेंशन कर लोगे, फिर आगे बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि ड्यू टू मेटेलिक बॉन्डिंग, हमने कहा अभी, ड्यू टू मेटेलिक बॉन्डिंग, metals are hard and having high melting and boiling point, and having high melting and metals are hard and having high melting and boiling point. इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज्यादा होगी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, metals are
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टेन स्टेट। और बातें सिंपल तुम जानते हो मेटल के बारे में। क्या मेटल क्या होता है? डक्टाइल होता है, मेटल मैलिएबल होता है, मेटल सोनरस प्रॉपर्टी शो करता है। डक्टाइल का मतलब क्या? वायर में, पतला पतला वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, डक्टाइल हो गया। हमने कहा मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब क्या हुआ? पीट पीट के पतला से पतला चदरा में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिनेस्ट फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनरस प्रॉपर्टी का मतलब उसको उसको उसके ऊपर किसी से टकराओगे तो उससे बेलिंग साउंड निकलेगा, मतलब वो घंटी टाइप से आवाज निकलेगा, है ना, इसको बोलते हैं सोनरस प्रॉपर्टी। तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं ये हमारा जो मेटल है वो शो करेगा। तो इस बात को मेंशन कर सकते हैं, ये हमारे मेटल्स आर मैलिएबल, डक्टाइल, sonorous, ductile and having sonorous property। sonorous property, sonorous property का मतलब बेलिंग साउंड। ability to convert into wires। malleable का मतलब converted into, ability to convert into किसमें? thin foil। इसका मीनिंग ये हुआ। मैलिएबल का मतलब पीट पीट के पतला चादरा बना सकते हैं इसको। फॉयल का मतलब होता है पतला चादरा, ठीक है। नहीं देखता एल्युमिनियम फॉयल, खाना वाना जो पैक रोटी पैक करने के लिए देखा फॉयल कितना पतला होता है, तो क्या एल्युमिनियम का बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? उसके पास सीट बनाने का पतला से पतला फॉयल में कन्वर्ट करने की एबिलिटी है कि नहीं, तो वो क्या मैलिएबल, इस कारण मैलिएबल हो गया। डक्टाइल का मतलब वायर जो हम लोग देखता होगा वायर जो यूज करते हैं, तार जो पंखा उंखा में लगाएगा तो उसमें जो तार को जो छीलेगा ऊपर से तो देखता है अंदर कितना पतला पतला उसमें वायर रहता है। तो क्या हो गया? पतला से पतला मतलब वायर में कन्वर्ट कर सकता है उसको, वो लाइंस में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको बोलेंगे डक्टाइल। और उसको अगर उसके ऊपर किसी चीज से टकराओगे तो बेलिंग साउंड निकलता है, उसको बोलते हैं सोनरस प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो मेटल के पास ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। क्लियर है? और मेटल जितने भी हैं, मतलब ये मेटल जो हमारे हो गए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होते ही, ये तो बात समझ में आ गया। क्लियर है? तो जितना भी मेटल होगा, और क्योंकि ये हार्ड और ये है तो ज्यादातर मेटल्स जो हमारे होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द मेटल exists in solid state। most of the metal exists in solid state। metal exists in solid state except, जैसे मरकरी को ले लो, मरकरी, यही ले लो, गैलियम है, गैलियम का भी हो, ये गैलियम को टच करोगे तो जैसे ही टच करोगे तो मेल्ट हो जाता है। ठीक है? तो वो सिंपल, लेकिन जनरल स्टेट में हमारा मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। अदरवाइज ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये बात सबको समझ में आ रहा है? ये था मेटल। मेटल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, मेटल क्या हुआ। ठीक है? क्लियर है बात यहाँ तक? चलो तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ेंगे।
अगले क्लास में जो डिफरेंसेस है उसको डिस्कस करके और तो जो मेन पार्ट होगा उसकी तरफ हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, चलो तो आज यही तक छोड़ दिया जाए, अगले क्लास में फिर इसके आगे बढ़ेंगे।